हाय एवरीवन, माय नेम इज देव टेंगुरिया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हमारी फंसना पक्का सीरीज देखने वाले हैं। इस एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस कवर होते हुए दिख जाएंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और जगह पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। और हर फंसना पक्का वीडियो की तरह आपको यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस दिखेंगे, आगे भी बीच बीच में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो सीधे देखते हैं। आप क्वेश्चंस पे और आंसर्स पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रेड? तो ट्रेड एक टर्शरी एक्टिविटी है जिसका मीनिंग होता है गुड्स और सर्विसेज को वॉलंटरीली एक्सचेंज करना। इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे। तो ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है या नेशनल लेवल पे हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे होना मतलब जब हम गुड्स और सर्विसेज हमारे कंट्रीज आपस में एक्सचेंज करती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अगर अपन इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड की बात करें तो वो था बार्टर सिस्टम। आपने ये टर्म सुना ही होगा, यानी कि हम गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉटर है जिसको अपने घर में प्लम्बिंग करवानी है, तो अब एक ऐसे बंदे को ढूंढेगा जो पॉट्स लेने की जगह प्लम्बिंग करके देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वांट्स, यानी कि दोनों को एक दूसरे की गुड्स की नीड होनी चाहिए तभी वो ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आ गया है इसका। इसलिए जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ, मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये पूरा सिस्टम रिप्लेस हो गया। इसके बाद अब एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों एग्जिस्ट कर पाता है? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन्स अपने स्पेशलाइजेशन करते हैं, अपने अपने गुड्स सरप्लस में बनाते हैं और उसको जिन कंट्रीज में, जिन रीजन्स में नीड होती है वहाँ पे बेचते हैं, वहाँ पे सेल करते हैं। तो ये एक स्पेशलाइजेशन का एक रिजल्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमीज में। ये इंटरनेशनल ट्रेड ये भी दिखाता है कि किसी कंट्री के साथ, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन किस तरीके हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी को भी दिखाता है। इन वॉट वेज डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प इंटरनेशनल ट्रेड? ऑल्सो राइट अ नोट ऑन सिल्क रूट। तो ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आने से जो ट्रेडिंग का टाइम है वो रिड्यूस हो गया है, इसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है, और अलग अलग एरियाज जो पहले ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे अब वो भी कनेक्ट हो गए। तो न्यू एरियाज और मार्केट्स भी इन्वॉल्व होने लगे हैं हमारे ट्रेडिंग में। अब आती है हमारी सिल्क रूट की बात। तो ये एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट है जो रोम को चाइना को कनेक्ट करता है। ये 6000 किलोमीटर का पूरा रूट है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे वो चाइनीज सिल्क, रोमन वुल और प्रेशियस मेटल्स एंड अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे अलग अलग पॉइंट्स पे इस पूरे रूट में। इंडिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, इन अलग अलग ट्रेडिंग पॉइंट से ये लोग ट्रेड कर रहे होते थे। 15th सेंचुरी के बाद से यूरोप अपनी कॉलोनीज में ट्रेड चालू कर रहा था, और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ चालू कर दी, स्लेव ट्रेड। बेसिकली पोर्टुगीज, डच, स्पेनियार्ड्स, ब्रिटिशर्स ये अफ्रीका जाते थे, वहाँ के जो नेटिव्स थे, वहाँ के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती पकड़ते थे, फोर्सफुली अमेरिका लेके जाते थे और वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर बना देते थे, एज लेबर यूज़ करते थे। ये स्लेव ट्रेड का जो सिस्टम था ये इनको बहुत बेनिफिट करने लगा था, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया था, ल्यूक्रेटिव बिजनेस हो गया था, और इसको बहुत ह्यूज मार्जिन पे किया गया 200 सालों तक लगभग। इसके बाद डेनमार्क में, ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे इसको बैन कर दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत गंदी प्रैक्टिस थी। एक्सप्लेन 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम 2 स्लाइड में देखने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपसे पूरा ही आंसर पूछा जाए। हो सकता है आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि सिर्फ भाई जो हमारे नेचुरल फैक्टर्स है उनको आप लिखिए, या फिर सिर्फ पॉपुलेशन के जो फैक्टर्स है आप उनको लिखिए। तो ये आंसर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण जो मिनरल रिसोर्सेज जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो अलग अलग क्लाइमेट है लोग अलग अलग जगहों का, तो इनके क्या कारण क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक जगह पे एक अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जा पा रही है, किसी एक जगह पे अलग टाइप के एनिमल्स रेयर किए जा रहे हैं, तो वहाँ के जो आउटपुट्स रहेंगे, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो ये एक डिफरेंस बन जाता है जिसके कारण अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन्स एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है जिससे ट्रेड को प्रमोशन मिलता है। इसके बाद पॉपुलेशन फैक्टर्स। सबसे पहला पॉपुलेशन फैक्टर्स में कल्चरल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कारपेट्स की, तो ईरान के कल्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे कारपेट्स बनाए जा रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स में लेदर वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसके कारण ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो पाती है, क्योंकि एक डिफरेंस होता है कल्चर का
तो ये ट्रेडिंग को प्रमोट करता है। इसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो अपना जो आउटपुट है वो खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, तो इसलिए वो लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे। लेकिन कोई एक कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, तो वो लोग क्या करेंगे, हाई क्वालिटी चीज़ों को इम्पोर्ट करेंगे और वो मे बी एक्सपोर्ट भी कर रहे हो ग्रेन वगैरह। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि लेट से एक एरिया है रूरल एरिया है, दूसरा एक थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। तो यहाँ पे रूरल जो एरिया है वो ग्रेन्स वगैरह इस एरिया को दे रहा होगा, उसके बदले में इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट्स होते हैं वो ले रहा होगा। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिटरमाइन करता है कि क्या चीज़ आप आउटपुट ट्रेड कर रहे होगे और क्या चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे होगे, क्या चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे होगे। फोर्थ पॉइंट एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर वही एग्जांपल मान लेते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री है और दूसरी एक हैवी इंडस्ट्रियलाइज एक डेवलप्ड कंट्री है। तो ये जो डेवलप्ड वाली कंट्री है वो क्या करेगी, यहाँ पे वो पैसे इन्वेस्ट करेगी माइनिंग में, ड्रिलिंग में, यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करेगी ताकि इसको वो अपना एक अपना मार्केट बना सके। मे बी इन रिटर्न ये इधर से मिनरल्स लेना चाहेगी, ग्रेन्स वगैरह लेना चाहेगी। तो ये फिर से इससे क्या होगा, इसने इधर पे इन्वेस्ट किया, उसको अपना मार्केट बना लिया और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होने लगा है। फिर फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे जैसे बढ़ रहा होता है वैसे ही ट्रेडिंग को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एनालाइज द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि आप कितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को आपस में ट्रेड कर रहे हो। तो ये दिखाता है कि भाई कैसे जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस हमारी इम्प्रूव हो रही है, तो जिसके कारण हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सेकेंड, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। अगर अपन कुछ साल पहले की बात करें तो जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते थे उनमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था। इसके बाद धीरे से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होने लगे वो ट्रेड किए जाने लगे। और अगर अपन मोस्ट रिसेंट ट्रेंड देखें तो जो सर्विस सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो ऐसे हमारा जो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड है वो ओवर द टाइम चेंज होता आया है। और फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, इनिशियली जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती थी ट्रेड को, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ा डोमिनेंट फैक्टर प्लेयर बन गया है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है हमारे वर्ल्ड ट्रेड में। तो ये हमें चेंजेस इसमें भी देखने को मिले हैं। वॉट इज मेंट बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि एक कंट्री कितना गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कर रही है और कितना एक्सपोर्ट कर रही है, उनका पूरा रिकॉर्ड्स। अगर एक कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो उसको हम नेगेटिव इन और या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। और जस्ट इसका उल्टा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है और इंपोर्ट कम कर रही है तो इसको हम बोलेंगे कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है या फिर पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब मान लेते हैं कोई एक कंट्री है जो इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, यानी कि खरीदने में गुड्स और सर्विसेज को पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है और बेच कम पा रही है, तो इसको हम अनफेवरेबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि एट द एंड जो हमारे फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो दो टाइप क्या है, पहला हो गया बायलेटरल ट्रेड, यानी कि जब दो कंट्री आपस में अग्रीमेंट करती हैं किसी चीज़ को ट्रेड करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे बायलेटरल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो कंट्री हैं जो आपस में कर रही हैं। और फिर दूसरा हो गया मल्टीलेटरल ट्रेड, यानी कि दो से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो अग्रीमेंट कर रही हैं आपस में ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि कंट्रीज अपने मोस्ट फेवर्ड नेशंस बताती हैं कि भाई ये कंट्री के साथ हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये कंट्रीज़ के रिलेशंस को भी दिखाता है। वॉट इज़ फ्री ट्रेड, वॉट आर इट्स इफेक्ट्स। फ्री ट्रेड या फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमीज को ओपन अप करना ट्रेडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, आपने बोला कि जो हमारे टैरिफ्स हैं वो एकदम अब कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल, एक कंट्री है जिसने बोला कि अब किसी भी कंट्री को हमारे यहाँ ट्रेड करना है तो उसको टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो अब इसकी जो इकोनॉमी है वो एकदम से ओपन अप हो गई और वर्ल्ड यहाँ पे पूरा ट्रेड करना चाहेगा। लेकिन इसके हमें लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ट्रेड बैरियर हटा दिए या फिर उससे हटवा दिए गए, तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा वर्ल्ड ट्रेड कर रहा होगा। यहाँ का जो डोमेस्टिक सर्किट है इसको हार्म हो सकता है यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हो वो अभी ग्रोइंग फेज में हो और मार्केट वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन को compete करने के स्टेज में ना हो, लेकिन अब यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो गुड्स बाहर से आ रहे हैं वो चीपर भी हैं, अच्छी क्वालिटी के भी हैं। तो ये जो डोमेस्टिक सर्किट है वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और जब से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़े हैं तो ट्रेड बहुत स्पीड से भी होने लगा है।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी एक और चीज़ हमें फ्री ट्रेड में देखने को मिलती है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो ट्रेड करने लगती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को सेम मौका नहीं दिया जाता डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद कंट्रीज को डम्प्ड गुड्स से भी खुद को बचाना चाहिए ताकि उनका जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको हार्म ना हो। डम्प्ड गुड्स का यानी कि क्या होता है वो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज मेंट बाय डंपिंग? डंपिंग यानी कि लेट्स से एक कंट्री है जिसके खुद की इकोनॉमी में तो प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्स है, मान लेते हैं 1000 है, लेकिन ये दूसरे कंट्री में जाके 500 रुपये में बेच रही है। तो ये जो डिफरेंस है ये इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो गया, बल्कि अलग रीजन से। मान लेते हैं इनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना लिए इन लोगों ने, तो एक दूसरी कंट्री में एकदम सस्ते में बेच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब ये जो कंट्री है इसके डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस प्राइस को तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एकदम से हार्म होने लगेगा। इसलिए भी हमारी कंट्रीज को डंपिंग से खुद को बचाना पड़ता है ताकि डोमेस्टिक सर्किट को बचाया जा सके। राइट अ नोट ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द सेम। 1948 में जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड्स बनाया गया जिसका काम था फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। फिर 1994 में बोला गया हमें एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए जो कि फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने का काम अच्छे से कर पाए, ट्रेड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व अच्छे से कर पाए। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी 1995 के बाद से। और जो WTO है हमारा, वो एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ग्लोबल रूल्स जो है ट्रेड के उनको सेटअप करता है, उनके साथ डील करता है, अलग अलग रूल्स सेट करता है कि कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके अलावा सिर्फ गुड्स नहीं, जो हमारे फिजिकल गुड्स है उनके अलावा सर्विसेज पे भी ये डील करता है। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंटेलेक्चुअल राइट्स हो गए, इन मैटर्स पे भी ये डील कर रहा होता है। जो WTO का हेडक्वार्टर है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडर्स मेंबर्स था। लेकिन WTO को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ये बोला जाता है कि आप सिर्फ डेवलप्ड नेशन के लिए काम कर रहे हो, आप जो डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच का गैप है, जो रिच और पुअर कंट्रीज का गैप है, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप रिच कंट्रीज को बेनिफिट करते हो। ये बोला जाता है कि आपके जो सबसे इन्फ्लुएंशियल नेशन है WTO के, वो अपने अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो मार्केट है उसको ओपन कर दिया जाए, और ये खुद ओपन करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो WTO को झेलना पड़ता है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि आप वर्कर्स के हेल्थ इश्यूज पे, वर्कर्स के राइट्स पे, चाइल्ड लेबर पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। डिस्क्राइब द डिफरेंट रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, व्हाट बेनिफिट्स डू नेशन गेट फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? मान लेते हैं दो कंट्रीज हैं जो जोग्राफिकली एक दूसरे के आसपास हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वांट्स भी है कि भाई इस कंट्री को इस कंट्री से कुछ चाहिए और इसको इससे कुछ चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड में 120 रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक से 52% ऑफ द ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेडिंग ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रेड इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं इन कंट्रीज़ के। हुआ क्या कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो बोला जाता है कि ये ट्रेड बढ़ाने में बिल्कुल भी फेलियर है, तो इसलिए रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बनाए जाने लगे। अब इनके अंदर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। ये देखने को मिलता है कि जो कंट्रीज रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स में वो आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड कर रही हैं। अब यही जो क्वेश्चन है आपको ट्रेडिंग ब्लॉक्स वाला, वो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के रेफरेंस में बताइए, या फिर मान लेते हैं CIS के रेफरेंस में बताइए, आसियान के रेफरेंस में बताइए, साफ्ता के रेफरेंस में बताइए। तो उसके लिए पूरा चार्ट हमारे पास आ जाता है। आपको एक बार इसको पॉज करिए, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। एकदम सारी डिटेल्स भले ही आप याद ना करें, लेकिन ये जो एरियाज ऑफ कॉपरेशन वाली डिटेल्स है उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। राइट अ नोट ऑन कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्योंकि हर एक कंट्री को ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है, वो अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, रिसोर्सेज खत्म जल्दी हो रहे हैं, रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे हैं, और रिसोर्सेज को अफेक्ट भी हो रहा है। जैसे कि मरीन लाइफ है हमारी, उस पर अफेक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, रिवर बेसिन्स को ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज को बेच दिया जाता है, और जितनी भी ये कंपनीज हैं ये सस्टेनेबिलिटी का ध्यान नहीं रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है हमारी, ऑयल ट्रेडिंग की, गैस माइनिंग की, फार्मास्यूटिकल या फिर एग्री बिजनेसेस, इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं है कि कितना ये लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना ये लोग हार्म कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को।
इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बिल्कुल चिंता नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो मदर अर्थ की रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होने लग रही हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड देखने को मिलने ही लगी है। अब ये फ्यूचर की भी बात नहीं बची है। The chief gateways of the world of international trade are the harbors and ports substantiate. पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगले कुछ क्वेश्चंस कुछ स्लाइड्स हम सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्स से रिलेटेड देखने वाले हैं। पोर्ट्स यानी कि वो हार्बर्स जो कि कार्गो और ट्रेवलर्स दोनों को ही अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कार्गो यानी कि वो गुड्स जो शिप्स के थ्रू यहाँ पे पोर्ट्स में आ रहा है। तो अब पोर्ट्स क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? डॉकिंग यानी कि वो जगह जहाँ पे गुड्स वगैरह अनलोड लोड किए जा रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर द कार्गो जो वहाँ पे आ रहा है। इन सब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत सारे अरेंजमेंट्स करती हैं। फॉर एग्जांपल नेविगेबल चैनल्स बनवाती हैं, अरेंजिंग टक्स एंड बाजेस यानी कि बोट्स जिनके थ्रू यहाँ के जो गुड्स जो आएगा उसको ले जाया जा पाएगा, उनको लोड अनलोड कराना, प्रोवाइडिंग लेबर मैनेजेरियल सर्विसेज। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो पूरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। बेसिकली जितना भी गुड्स आएगा उसको वहाँ से निकाल के लेके जाने के लिए जितनी भी चीज़ें लगेंगी वो सब इन पोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है। अब पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितना कार्गो से डील कर रहा है और कितनी शिप्स को एक साथ हैंडल कर रहा है। द क्वांटिटी ऑफ कार्गो सिर्फ ये नहीं बताता कि वो पोर्ट कितना अच्छा है, बल्कि वहाँ का हिंटरलैंड वो कितना अच्छा है ये भी बताता है। इसका मतलब मान लेते हैं एक कोई अर्बन सेंटर है, हाईली डेवलप्ड रीजन है, तो इसका जो पोर्ट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा कार्गो के साथ डील कर रहा होगा। तो वो इसकी क्वालिटी और इसका डेवलपमेंट को भी पोर्ट एक दिखा देता है। क्लासीफाई पोर्ट्स ऑन डिफरेंट बेसिस, डिस्क्राइब ईच टाइप गिविंग एग्जांपल्स। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अलग अलग आप बेसिस बताइए कैसे कितने टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं, या फिर आपको एक बेसिस को रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फॉर एग्जांपल ये बेसिस नंबर 1 हुआ हमारा कि क्लासीफाई पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक दे हैंडल। तो ऐसे करके सारे बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सारे आप अच्छे से सुनिएगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक पूछा जा सकता है या फिर सारे साथ में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ट्रैफिक के हिसाब से 3 टाइप्स। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। ये वो पोर्ट्स होते हैं जो बल्कि कार्गो को डील करते हैं, जैसे कि ग्रेन, शुगर और एट्सेट्रा। फिर आते हैं कमर्शियल पोर्ट्स जो कि जो जनरल कार्गो होता है, पैकेज प्रोडक्ट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गए, इनके ऊपर डील करते हैं। और फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स जो कि बल्क और जनरल प्रोडक्ट्स दोनों को हैवी क्वांटिटीज में डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला बेसिस है क्लासीफाई पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सबसे पहला इनलैंड पोर्ट्स, वो पोर्ट्स जो कि सी कोस्ट से दूर बनाए जाते हैं। इनको सी से कनेक्ट करने के लिए रिवर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है या फिर कैनल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और इनको एक्सेस करने के लिए फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्जेस, एक टाइप की बोट आप कह सकते हैं, उनके थ्रू उनको एक्सेस किया जाता है। इसके एग्जाम्पल आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सिर्फ एग्जाम्पल याद करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप मल्टीपल बार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। फिर आउटपोर्ट्स बेसिकली वो पोर्ट्स जो एक पेरेंट पोर्ट को सर्व कर रहे होते हैं। मान लेते हैं एक पेरेंट पोर्ट है जहाँ पे कोई टाइप ऑफ शिप है जो कि बड़ी है मान लेते हैं, तो वो यहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है, तो वो इस पोर्ट जो कि आउटपोर्ट है उस पर पहुँचेगी और यहाँ से फिर इनके गुड्स को इधर पे लेके जाया जा सकेगा। तो ये हो गया हमारे आउटपोर्ट। वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब अलग अलग होते हैं, इतने सारे होते हैं, तो हो सकता है आपको कोई एक ही पूछ लिया जाए कि नेवल पोर्ट्स बता दो, या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि सारे बताइए। हम सारे देख लेते हैं एक एक करके, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट आंसर है, इसको देखने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है, आप लाइक करते तो हमें देख के अच्छा लगता है। सबसे पहले आते हैं ऑयल पोर्ट्स। ये ऑयल की प्रोसेसिंग और शिपिंग से डील करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पोर्ट्स होते हैं, कुछ रिफाइनरी पोर्ट्स होते हैं। हर एक डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, इनको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। फिर पोर्ट्स ऑफ कॉल जो ओरिजिनली डेवलप हुए थे एज कॉलिंग पॉइंट, जहाँ पे रिफ्यूलिंग वगैरह का काम किया जाता था, लेकिन धीरे से इनको कमर्शियल पोर्ट्स बना दिया गया। फिर पैकेज स्टेशंस, इनको हम फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं। ये पैसेंजर्स और मेल्स को अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस वाटर बॉडीज़ में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इनको जनरली वाटर बॉडीज़ के एंड पे बना दिया जाता है, एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। फिर आते हैं ऑन्ट्रपो पोर्ट्स। इनका काम होता है कलेक्शन सेंटर्स की तरह सर्व करना। बेसिकली एक पोर्ट है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से गुड्स आ रहे हैं और जहाँ से इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और आखिरी नेवल पोर्ट्स, ये वो पोर्ट्स होते हैं जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सर्च करते हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे बनाए जाते हैं जहाँ से वॉरशिप्स को सर्व किया जाता है, रिपेयर वगैरह का काम उनमें किया जाता है।
और अब ये आखिरी 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में आपको बताना है कैसे बेनिफिशियल हो सकता है ट्रेड एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग दोनों कंट्रीज को, और दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये हार्मफुल हो सकता है कंट्रीज को। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप देने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया, बाय बाय।